तो हमने देखा था स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली, उसके अंदर एजुकेशन भी होता है, कल्चर भी होता है और डिवोशन भी होता है, राइट। तो तीनों चीजें बहुत जरूरी है। ये मैं हर दिन शायद रिपीट करूंगा ताकि वो हमारे ब्रेन में एकदम फिट हो जाए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट। और मैंने आज और एक चीज किया है, लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो लास्ट में लिखा है मैंने। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है। एक जो होता है, जो हम काफी कॉमन है लोगों का बिलीफ, स्पेशली बच्चों को ऐसा लगता होगा स्पिरिचुअलिटी मतलब रिलीजियस होना। रिलीजियस होना मतलब क्या हो गया? आप पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, फेथ होता है आपको, वो सब करते हो, सिर्फ उतना ही होता है, राइट। लेकिन दूसरा और एक लेवल होता है जहाँ पे कोई ऐसा इंसान होगा, शायद वो टेम्पल नहीं जाता होगा, भगवान में उसको काफी विश्वास होता होगा, और जब उसको मुसीबत होती होगी भगवान का नाम निकालता है, वो भी स्पिरिचुअली पर्सन है, राइट। टू सम लेवल वो भी स्पिरिचुअल है, ठीक है। और एक जो होता है वो दोनों चीजें करता है, ही इज रिलीजियस ऑल्सो एंड ही इज हैविंग द डिवोशन एंड बिलीफ इन द गॉड वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद भगवान पे शायद कभी विश्वास रखते ही नहीं है, वो बोलते हैं भगवान पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है, जब कुछ होता ही नहीं ऑप्शन, ऐसे लोग भी कभी कभी बोलते हैं भगवान आप हो या हो नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर हो तो प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पूरी तरह से लोग एथिस्टिक है, स्पेशली इंडिया में बहुत मुश्किल है ऐसा पाना, ठीक है। फिर हमने कल देखा था वेदास का नॉलेज, श्रुति और स्मृति, राइट। आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। श्रुति मतलब आप सुन के सीख लेते हो, स्मृति मतलब जो हिस्टोरिकली लिखा गया है, जो नोट्स के फॉर्म में हमारे पास में है। वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज हमने ऑलरेडी देख लिया क्विज के अंदर। वी हैव प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग, वी हैव अनुमान प्रमाण, गेसवर्क, शब्द प्रमाण इज हियरिंग, हियरिंग फ्रॉम हुम, नॉट एनीबडी एंड एवरीबडी। आप किससे सुनते हो? उसको कोई ऑथराइज्ड सोर्स है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, जैसे अगर आपको डाइटिंग करना है तो आप एक न्यूट्रिशियस या डाइटिशियन के पास जाओगे, जब आपको वो बताएंगे कि इसमें इतना प्रोटीन होता है, इसमें इतना कैलोरी, क्योंकि आपको तो दिखता नहीं हो, लेकिन उस जो डाइटिशियन है उन्होंने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है उसका, तो आप आसानी से उनमें बिलीफ रखोगे। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपको ऐसे एक गुरु साधु के पास ऐसे जाना है जो एक पर्टिकुलर परंपरा में बहुत सिस्टमेटिकली आए हुए हैं और जो हमको नॉलेज पास कर रहे हैं बहुत सेल्फलेसली, ठीक है। और 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। नाउ वी आर मूविंग इनटू, और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कल वेदास शब्द प्रमाण के बाद में, कि ऐसा नहीं कि वेद में जो दिया हुआ है वो कुछ इमेजिनरी चीजें है, बहुत सारी चीज जो वेद में दी गई थी वो अभी प्रूव होती है। जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था, काउडन के बारे में देखा था, काउ यूरिन के बारे में देखा था, और जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको लाइफ होता है, ये वेद में पहले से बोला हुआ था। हम लोग धरती को पहले से भूगोल ही बोलते हैं, राइट। साइंस ने अभी रिसेंट हिस्ट्री में कुछ 500 ईयर्स बिफोर ऐसा प्रूफ किया कि एक्चुअली अर्थ इज राउंड, लेकिन हम पहले से ही बोलते हैं कि भूगोल है करके। आगे हम कुछ चीजें देखेंगे वेदास में जो साइंटिफिक चीजें भी है और वेद क्या होते हैं। तो मॉडर्न साइंस जो है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो है, कि बच्चा जो 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है उसका जो पूरा प्रोसेस है वो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। कपिल मुनि जो है अपने माता देवहूति को बताते हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो है पूरी तरह से बच्चा किस तरह से उसका ग्रोथ होता है। अब ये तो श्रीमद् भागवत में इतने सालों हजारों साल पहले दिया हुआ है, मॉडर्न साइंस में तो अभी भी आया, और अगर सिमिलरिटी देखेंगे तो काफी सिमिलरिटी है उसके अंदर, राइट। तो ये एक ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का है। तो इसके अलावा हम देखेंगे वैदिक प्रिडिक्शंस भी हुए हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शंस है। जैसे लॉर्ड बुद्धा का प्रिडिक्शन श्रीमद् भागवत में आता है। अभी श्रीमद् भागवत कब लिखा गया? श्रीमद् भागवत लिखा गया 5000 ईयर्स अगो। किसने लिखा था? वो वेद व्यास जी ने लिखा था, राइट। तो उन्होंने जब लिखा था तो जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो है, जो उसके अंदर जो 3rd चैप्टर है, उसमें 24th नंबर का जो वर्ष है उसमें भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया हुआ है कि वो 2500 जो अभी 2500 साल पहले आए थे लॉर्ड बुद्धा, उनके बारे में बताया, उनके एक्टिविटीज क्या होंगे, वो क्या करेंगे, आके नॉन वायलेंस का, अहिंसा का प्रचार करेंगे। फिर वैसे किंग अशोक के बारे में 12वें स्कंद में बताया हुआ है, पहले अध्याय में 12वां श्लोक। चाणक्य पंडित के बारे में बताया हुआ है, ये प्रेडिक्शन हुआ है पहले ही। और यही नहीं, ऐसा नहीं कि इन लोगों के बारे में बोला हो, इसके अलावा जैसे जीसस क्राइस्ट है, भविष्य पुराण बोल के एक पुराण है जिसमें काफी भविष्यवाणी की गई है, राइट। तो उसके अंदर जीसस क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी बताया हुआ है, राइट। तो एग्जैक्ट उसका श्लोक नंबर भी मैंने वहां पे दे रखा है कि भविष्य पुराण में कहाँ पे आता है, राइट। इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में आए थे करीब 500 ईयर्स अगो, उनके बारे में महाभारत में प्रिडिक्शन दिया हुआ है, यू नो। और श्रीमद् भागवतम में भी प्रिडिक्शन दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन है। अभी आप बोलोगे ये तो बहुत पुराने हो गए ना, अभी फ्यूचर में क्या आने वाला वो तो बताओ आप हमको। तो जो 12वां स्कंद है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है भागवतम का, उसके अंदर आप पढ़ोगे तो जो कलयुग है, अभी जो हमारा प्रेजेंट एज चल रहा है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, राइट।
क्या क्या लोग किस तरह से जिएंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और आगे जो कल के अवतार आने वाले हैं, उनका नाम पता है, उनका गांव पता है, उनके माता पिता का नाम हुआ है, उनके घोड़े का भी नाम है, सब कुछ दिया हुआ है। कल के अवतार जब आने वाले, कब आने वाले, उसको बहुत टाइम है, अभी हम लोग नहीं रहेंगे तब तक, लेकिन प्रिडिक्शन दिया हुआ है श्रीमद् भागवत में, राइट। तो ऐसे प्रिडिक्शन कुछ है। उसके अलावा हमने कल ये भी देखा था कि साइंस में भी हम लोग एग्जियम्स एक्सेप्ट करते हैं, राइट। राइट, इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने बोला था, या हजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बोला था, या बहुत सारी चीजें हम थ्योरम में एज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हम साइंस में भी एज्यूम करते हैं। वैसे वैदिक एक्सियम्स भी है, लेकिन एक चीज है वैदिक एक्सियम्स और साइंटिफिक एक्सियम्स के बारे में डिफरेंस, कि साइंटिफिक एग्जाम्स आपको पता नहीं प्रूफ कर पाओगे कि नहीं, लेकिन वैदिक एग्जाम अगर आप एज्यूम करोगे, थोड़ा सा एक इनिशियल फेज, जो मैं पहले दिन बोला था कि छोटा सा फेज चाहिए, ये नहीं बोल रहे कि आप ब्लाइंड फेथ रखो। देखो, श्रद्धा और अंधश्रद्धा अलग अलग चीज है। श्रद्धा क्या होती है, किसी अच्छी चीज के लिए आप उसके अंदर श्रद्धा देते हो। अंधश्रद्धा कैसे होगी, जैसे बिल्ली चली गई तो रुक जाना चाहिए, राइट, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है अंधश्रद्धा से रिलेटेड। तो वो चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक सा फेथ चाहिए, बहुत छोटा सा फेथ, कि कुछ तो सुपर पावर है, वो क्या है मुझे पता नहीं, राइट। इतना भी फेथ अगर आपको रहा ना, तो जब आप वैदिक एग्जाम एक्सेप्ट कर लेते हो, जब थोड़ा सा एजम्पशन कर लेते हो, ऑटोमेटिकली आपको आपके हार्ट के अंदर वो रिवील हो जाता है, अगर आप धीरे धीरे उसको सही से पढ़ते हो। ये प्रोसेस है वेदास का, राइट। ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं है, जैसे आप स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो और उसके एग्जाम देते हो और फिर आपको नॉलेज हो गया, ये एक तरीका है, ये भी एक एजुकेशन का तरीका है। लेकिन वैदिक प्रोसेस का जो वैदिक नॉलेज का जो प्रोसेस है, वो इस तरह नहीं। आपको थोड़ा एकेडमिक नॉलेज तो लेना ही पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिवोशन क्या है। अगर आपका डिवोशन अच्छा है, तो आपको शायद वेद बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे आज की डेट में भी इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स है, इतने बड़े बड़े संस्कृत पंडित है पूरे दुनिया में है, जो वेदास के ऊपर इंग्लिश में पूरा कमेंट्री भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम उनको पूछोगे मुझे प्रैक्टिस क्या करना है, वेद का सार क्या है, वो शायद फॉलो नहीं कर पाएंगे। उनको अगर आप पूछोगे भी कि भगवान में आपको विश्वास है क्या, शायद वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एकेडमिकली देखते हैं उसको, राइट। उनको सिर्फ वो एज उनका प्रोफेशन है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है वैदिक लिटरेचर में, वैदिक वैदिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। वेद तो पूरे संस्कृत में लिखे गए, तो संस्कृत कितना पावरफुल लैंग्वेज है, मैं आज सिर्फ टच करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। मेरे जो टीचर है, मैं उनको इन्वाइट किया हूँ, बहुत अच्छा संस्कृत के बारे में देंगे। संस्कृत इतना पावरफुल पावरफुल लैंग्वेज तो है, लेकिन इतना सुंदर और इतना मीनिंगफुल लैंग्वेज है संस्कृत। और उसमें जो लैंग्वेज है, मतलब पूरे लैंग्वेजेस का, आई कैन से इट इज द फादर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, संस्कृत, राइट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ संस्कृत और इंग्लिश के आज, राइट। तो संस्कृत जो है सबसे पुराना लैंग्वेज है। पहले तो हेब्रियो और लेटिन ऐसा बोलते हैं कि सबसे पुराने लैंग्वेज है, लेकिन उससे पुराने भी लैंग्वेज है। उसमें एक बहुत सारा साइंस है। इनफैक्ट संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा भी बताया गया हुआ है कि नासा जो है, नासा विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर एस्ट्रोनॉमी, उन्होंने ये भी, उनको लगता है कि संस्कृत कुड बी वन ऑफ द वेरी पावरफुल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छा पावरफुल अगर लैंग्वेज कोई होगा तो वो संस्कृत होगा, ठीक है। हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। आप देखो, संस्कृत वर्ड है माता, माता को हम बोलते हैं ना मातृ। तो मातृ का इंग्लिश में अगर मदर, मदर आ गया, राइट। मदर कहाँ से आया, मातृ से आया। पितृ, पितृ कहाँ से आया, हम जब बोलते हैं फादर, राइट। फिर भ्राता, भ्राता से ब्रदर आया, राइट। अभी आप महाभारत रामायण देखते हो, वहां अनुज, भ्राता, ऐसा सब वर्ड आता है, राइट। सिस्टर को बोलते हैं स्वसर, इट्स सिस्टर। ज्योमेट्री को बोलते हैं ज्ञामाती, तो ज्योमेट्री वहां से आया। त्रिकोणमिति इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट। डोर कहां से आया, द्वार से आया। म मतलब मी, नमन करना, नमन मतलब नेम हो जाता है, राइट। स्मिथ, स्मिथ बोलते हैं, स्माइल को स्मिथ बोलते हैं। एक, एक इज इक्वल। तो ऐसे में बहुत छोटे से एग्जांपल लियो, बहुत कम एग्जांपल लियो, इसका पूरा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, और यहाँ से सब डिराइव किया हुआ है। अगर किसी को तमिल वगैरह का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा, तो तमिल इज वेरी क्लोज टू संस्कृत एक्चुअली। और उसमें भी काफी काफी जो उसका जो तमिल लैंग्वेज में जो वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है एक्चुअली। अगर आप श्रीलंका में जाओगे, वहाँ पे सिंगलीज लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, तो सिंगलीज लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू संस्कृत। अभी मैं एक वेदास के इंट्रोडक्शन में जा रहा हूँ, इसके बाद जो चार्ट आएगा वो पूरा डिटेल में रहेगा। अभी मैं एकदम शॉर्ट वाला बता रहा हूँ, श्रुति पार्ट बता रहा हूँ। तो वेदास में बेसिकली दो पार्ट होता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो वो है जो हम जो 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 सेजेस से पहले वो सिर्फ सुन के याद करते थे, श्रुति, राइट। तो वेद बेसिकली हमको पता है कि चार वेद है, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, राइट। अभी ये 4 वेद है, इसके अलावा वेदांग भी होते हैं। वेदांग में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं यहाँ पे 2 चीजें लिखा हूँ। व्याकरण होता है उसमें, ग्रामर, ग्रामर बहुत डिटेल में है, संस्कृत का ग्रामर वेदांग में आता है। ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, राइट। अभी आप लोग बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ये साइंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रियल ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक सिंपल सा मेरा फॉर्मूला बताता हूँ, जो आप भी शायद अप्रिशिएट कर पाओगे। जो रियल ज्योतिष होता है ना, वो किसी चीज का पैसा डिमांड नहीं करेगा आपसे, सबसे पहला तो, और वो पैसे के लिए नहीं करेगा ज्योतिष शास्त्र, राइट। हम आगे देखेंगे वैदिक टाइम में जो एजुकेशन होता था वो फ्री होता था, उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता था, फ्री में होता था। और जो गुरु दक्षिणा जो दे सकता अपने हिसाब से वो दे सकता था, राइट। किसी को फोर्स नहीं था कि आपको इतना ही फीस भरना है और इतना ही करना है। तो वैदिक टाइम्स में एजुकेशन फ्री होता था। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र जो है वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं है, वो जो ज्योतिष आचार्य होता है उसको काफी साधना और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो आपका प्रेडिक्शन सही से बता सकता है, और वो कभी पैसों का डिमांड नहीं करेगा। तो अगर आप किसी ऐसे ज्योतिष के पास जाते हो जिसका फीस है कि करियर के ऊपर क्वेश्चन पूछोगे तो 1500 रुपए है, मैं, या फिर आपको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो 2000 है, 2500 है, हो सकता है उनको काफी अच्छा नॉलेज होगा, जरूर होगा, राइट। बट दैट इज नॉट द वैदिक, ओरिजिनल वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको। फिर उसके बाद में वेद में जो है, जो 4 वेद है ना, तो आप पूछोगे ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, तो एक मैं बहुत डिटेल, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद आपको कहाँ मिलेगा, आयुर्वेद हमको सबको पता है, आयुर्वेद आपको ऋग्वेद में मिलेगा, राइट। धनुर्वेद आपको, जो धनुर्वेद मतलब क्या है, इट इज अ साइंस ऑफ आर्चरी, राइट। आप कहाँ से सीखते हो, मिलिट्री साइंस जो है वो आपको यजुर्वेद में उसके बारे में मिलेंगे, अलग अलग जो वेपन्स वगैरह जो होते थे। सामवेद में क्या दिया हुआ, गंधर्व वेद, गंधर्व, पूना में बाल गंधर्व पता है आपको, गंधर्व नाम पता है आपको क्यों आता है, क्योंकि गंधर्व एक लोक है, एक प्लेनेट है गंधर्व लोक। उस प्लेनेट पे पता है सारे लोग इतने इतने अच्छे से गाते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। इट इज अ प्लेनेट ऑफ सिंगर्स, सारे सिंगर्स ही रहते हैं वहां पे, और उनकी आवाज बहुत सुंदर होती है। तो जो सा रे ग म प द मी सा, इसका ओरिजिन कहाँ पे, सामवेद में है। तो सामवेद में बहुत म्यूजिक का साइंस दिया हुआ है। अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, काफी डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताया, इसके अलावा बहुत डिटेल में है। अभी ये वेद, अगर ये सिर्फ पहले इस फॉर्म में थे, सुना हुआ था, तो उसको उसको किसने लिखा है, तो इसको जो सारा कंपाइल बाद में व्यास देव जी ने किया था। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि अगर आप बद्रीनाथ में जाओगे तो बद्रीनाथ में आज भी व्यास गुफा है, राइट। उस व्यास गुफा में, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक मिनट, मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ उनको। हाँ, तो व्यास गुफा अभी भी बद्रीनाथ में है, जहाँ पे व्यासदेव जी ने बोला था और गणपति जी ने लिखा था। तो ये वेद ऐसे रिकॉर्ड किए गए थे कलयुग के लिए, कलयुग में लोगों का मेमोरी इतना अच्छा नहीं है, राइट। तो हम लोगों के लिए लिखा गया हुआ है वो। तो अभी ये जो चार्ट है आप देख रहे हो, ये आपको काफी बड़ा दिख रहा है, इसमें इतनी सारी चीजें। तो जितना भी वेद है अवेलेबल, ये इस आपको चार्ट में मिलेगा। हम हर चीज में डिटेल में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जो शायद आप थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, राइट। तो अभी अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, राइट। तो अभी और ये अगर आप सुनता देख, हूँ मैं। हाँ, अगर एक किसी का शायद आवाज आ रहा है, म्यूट कर सकते हैं आप। वैदिक नॉलेज Mama, में, हेलो, आई थिंक somebody is speaking, you can mute them, yeah. तो वैदिक नॉलेज जो है वो श्रुति और स्मृति, राइट, ये 2 चीज में डिवाइड किया। मैंने आपको श्रुति के बारे में भी बताया, वेद, उपवेद और वेदांग, इसके बारे में बताया, और वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, राइट, ये सब मैंने आपको बताया। इसके अलावा, एक सेकंड, मेरा हाइलाइटर काम नहीं करता, 1 मिनट, राइट। तो ये हमने अभी देख लिया, वेद देखा है, उपवेद देखा है, वेदांग, वेदांग में आपको मैंने सिर्फ 2 चीज बताई अभी, व्याकरण और ज्योतिष के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट। और जो वेद है वो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, संहिता, ब्रह्मणास, अरंक्यास, उपनिषद, उपनिषद के बारे में हम काफी सुनते हैं, तो उपनिषद भी एक्चुअली एक वेद का पार्ट होता है। ईशोपनिषद एक उपनिषद है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद अलग अलग दिए हुए हैं। जो दूसरा पार्ट है स्मृति, जो रिकॉर्डेड है, राइटिंग्स में है, बहुत सारे अलग अलग जो ऋषि मुनि है उनका कंपाइलेशन है टोटल, राइट। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक जो हमको सबको पता है, 2 चीज हमको इसमें से सबको पता होगी, एक तो है इतिहास। इतिहास मतलब क्या, हिस्ट्री, राइट। तो हिस्ट्री, रामायण और महाभारत इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना कि हम लोगों को जब भी आपको कुछ ऐसा वैदिक कल्चर के बारे में जानना है, या आप गूगल करते हो या आपको कोई मूवी देखना है, तो लोग क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं। ये माइथोलॉजी बड़ा गलत वर्ड है। वेद इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री। मैं आपको माइथोलॉजी का मीनिंग आगे बताऊंगा, माइथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। माइथोलॉजी का मीनिंग होता है इमेजिनरी, सिंपल भाषा में, और उसका हिस्ट्री क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो इतिहास सबको पता है। पुराण, पुराण जैसे श्री भागवतम पुराण पता है, विष्णु पुराण आपने नाम सुना होगा, गरुड़ पुराण नाम सुना होगा, जब किसी के घर में somebody passes away, किसी का डेथ हो जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। ऐसे बहुत, शिव पुराण है, राइट, ऐसे बहुत सारे पुराण है। तो वो जो पुराण है वो 18 मेजर पुराण है और 18 माइनर है, टोटल 36 पुराण है, राइट। मेजर और माइनर वो कैसे डिवाइड किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये जो तीन है ना, ये तीन साइकोलॉजी होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में बोलता हूँ मैं आपको। सत्वगुणी वो लोग होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, सिंपल रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल में ऐसा कोई बहुत ज्यादा ग्लैमरस लाइफस्टाइल नहीं रहता है उन लोगों का, सिंपल से रहते हैं वो लोग। सत्वगुणी आप उनको बोल सकते हैं। सुबह समय पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, वो सत्वगुणी लोग हो गए टिपिकली। राजसिक लोग जो हो गए, इनमें ना काफी हाई एनर्जी लेवल होता है, बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है, पैशनेट होते हैं बहुत लोग हर चीज करने के लिए, राइट। उनको कभी कभी गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता है, तो ऐसे लोग राजसिक होते हैं। और तामसिक लोग कौन होते हैं, जो हमेशा बहुत लेजी होते हैं, टिपिकली हमेशा सोते ही रहते हैं, उनको कुछ काम वो लोग करेंगे नहीं, वो तामसिक हो गए, राइट। तो ये तीन कैटेगरी है लोगों के, राइट, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो ये हर कैटेगरी के लिए भगवान ने वेद दिया हुआ है, हर कैटेगरी के लिए एक पुराण दिया हुआ है। तो ये बात बहुत अप्रिशिएट करने की है हमको यहाँ पे, कि वेद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हाईफाई लोग हैं, जो समझ सकते हैं, सिर्फ उनके लिए दिया हुआ है। वेद में हर एक इंसान के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए नॉलेज दिया गया है, राइट। किसी को भी छोड़ा नहीं गया। कोई अगर कुछ लोग है जैसे बोलते हैं कि वेद में लिखा हुआ है नॉनवेज, नॉनवेज खा सकते हैं, राइट। यस, वेद में लिखा हुआ है नॉनवेज खा सकते हैं, उसके बारे में जब कॉन्ट्रोवर्सी का हम डिस्कस करेंगे बताएंगे। लेकिन वो किन लोगों के लिए लिखा गया है, जो लोग नॉनवेज छोड़ ही नहीं सकते, उसको रूल्स और रेगुलेशन बोला हुआ है। नॉनवेज खाना मतलब ये नहीं कि आप केएफसी में जाओ, मैकडी में जाओ और जो मन चाहता है वो खा लो, वो नहीं बोला हुआ है। उसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होता है किस तरह से खाना है। तो ये क्यों दिया हुआ है वेद में, क्योंकि भगवान को पता है कि सब लोग एक लेवल पे नहीं है, तो सबको उन्होंने एक टाइम, सबको अपना एक टाइम फ्रेम दिया है, ताकि उसके हिसाब से वो धीरे धीरे अपने आप को एलिवेट कर पाए, राइट। अगर कोई तामसिक में है, कोई लेजी है, तो धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा। तो भगवान जो है ना, किसी के ऊपर कोई चीज फोर्स नहीं करते हैं, किसी के ऊपर थोपते नहीं है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते हैं, राइट। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में ही 10th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ाया जाए, धीरे धीरे आपको पढ़ाते हैं और आप उस लेवल पे जाते हो, और शायद फिर आप जब 12th में जाओगे तो शायद आप और भी टफ मैथ कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का मैथ अगर आपको 4th स्टैंडर्ड में दे दे, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से जाएगा। उसी तरह से वैदिक नॉलेज है, धीरे धीरे सब लोगों का लेवल बढ़ाता है, राइट। तो उस तरह से, तो ये पुराण के बारे में मैंने बताया आपको। इसके अलावा बहुत सारे तंत्र वगैरह बोले हुए। तंत्र क्या है, तंत्र इज बेसिकली स्पोकन बाय लॉर्ड शिवा टू मदर पार्वती, पार्वती को बोले हुए। वो भी अलग तीन कैटेगरी के, सत्वगुणी तंत्र है, राजसिक है और तामसिक भी है, राइट। जैसे कुछ लोग आपने बहुत सारे सीरियल, जो भूत भूत वाले सीरियल्स होते हैं इंडिया में जो बनते हैं, उसमें बताते हैं वो लोग तंत्र विद्या जो होती है, काला जादू, जादू टोना वगैरह, ये तामसिक है, बहुत तामसिक है। जो एकदम मोड ऑफ इग्नोरेंस रहते हैं उन लोगों के लिए है। आपको जब भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता उसको इतने अच्छे से, वो अलग बात है, बट ये तामसिक शास्त्र हो गया। उसी तरह से रिचुअल के जो शास्त्र है कि आपको कौन सी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े बुक्स दिए हुए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल से आपको बताऊंगा, यज्ञ जो होते हैं घर में, जो यज्ञ वगैरह कराते हैं, वास्तु शांति वगैरह कराते हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो ग्रह सूत्र में दिया हुआ है, राइट। उसी तरह से धर्म सूत्र है, लॉ बुक्स, लॉ क्या है, राइट। धर्मशास्त्र, किसी ने मनु संहिता के ऊपर क्वेश्चन पूछा था पहले दिन कि मनु संहिता के ऊपर आपका क्या व्यू है, राइट। तो मनु संहिता के बारे में ये बोलना चाहूंगा, पहले तो आपको समझना चाहिए मनु संहिता है क्या। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। मनु इज बेसिकली नेम, मानव का जो नाम है वो कहाँ से आया, मनु से आया। अब मनु कौन है, मनु एक पर्सन है, वो किसके बेटे हैं, वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। और ये बुक जो है वो लिखा गया था फॉर ह्यूमन बींग्स टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन वो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो कलयुग के लिए अप्लीकेबल नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मनु संहिता का, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। जो मनु संहिता को बहुत इंडिया में ना लोग जलाते हैं, वो क्यों जलाते हैं,
क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ एक पार्ट देखा है, उसमें से सिर्फ एक श्लोक उठाते वो और उसके बारे में ही बोलते कि मनु संहिता में ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर मनु संहिता बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट पैकेज पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, किस किस इस बारे में बोला गया है। जैसे आजकल होता है ना, लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं किसी पॉलिटिशियंस के, उसने अगर एक वर्ड बोला है तो उसके बीच में कुछ और वीडियो डाल देते, वीडियो एडिटिंग करते, राइट। तो छोटा छोटा पकड़ के एक वीडियो बना देते कॉमेडी वाला। तो ये जो लोग हैं, कुछ लोग वो उसी चीज को उठाते हैं जो उनको लोगों को हाईलाइट करना है, लेकिन उसके अंदर जो दूसरे डिटेल्स दिए हुए हैं वो कभी नहीं बताते, राइट। इसको एक एक न्याय बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे उस न्याय को क्या बोलते हैं, आपने वो स्टोरी सुना हुआ भी है, राइट। तो उसी तरह से षड दर्शन होते हैं, 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, षड दर्शन बोलते हैं उसको, राइट। तो उसमें से एक तो सबको पता है, जो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र, राइट, योगा जो करते हैं हम लोग। तो पतंजलि इज नॉट जस्ट अ नेम ऑफ आश्रम, ये सिर्फ एक आश्रम का नाम नहीं है, ये एक बड़े सेज होके गए ऋषि मुनि, एक साइंटिस्ट थे वो। तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र दिया हुआ है कि योग क्या होते हैं, उसमें 8 स्टेप्स होते हैं अष्टांग योग के, तो पूरे डिटेल में उन्होंने दिए हुए हैं, राइट। पतंजलि हो गया। फिर एक जो है कर्म योग, कर्मा क्या है, थ्योरी ऑफ कर्मा, राइट, कि हम जो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, कर्मा थ्योरी जो है वो भी कर्म मीमांसा दिया, वो लिखा हुआ है, जैमिनी ऋषि ने लिखा हुआ है। ये जो लोग है ना, मैं जो नाम बोल रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल और साइंटिस्ट लोग है, राइट। उसी तरह से वेदांत फिलोसॉफी आता है, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था एक साइड में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत, वेदांत मतलब क्या हो गया, वेदों का अंत, द कंक्लूजन ऑफ वेदास इज वेदांत, राइट। ऐसे 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है, और एक एक ऋषिज ने उसको लिखा हुआ है, राइट। और ये काफी फॉलो करते हैं आज भी। अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, किसी को पीएचडी करना है फिलोसॉफी वगैरह में, तो उनको ये षड दर्शन इसके बारे में पढ़ने बोलते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे पास बहुत अच्छा बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बाद में सेंड भी कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से जो आपके वेद है, श्रुति और स्मृति में डिवाइड होते हैं। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, जब इतना बड़ा वेद है और मेरा लाइफ इतना कम है, मेरे लाइफ में इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं क्या क्या पढ़ूंगा और मुझे क्या पढ़ना चाहिए, उसका कुछ प्रायोरिटी है क्या पढ़ने के लिए, राइट। तो यस, बहुत, ये अगर आपको सवाल है तो बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली आज की डेट में ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है जो सारे वेद को पढ़ सकता है, राइट। आप किसी एक चीज को लेके पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप खुद से पढ़ सकते हो। वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ शास्त्र नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे शास्त्र है, ये सारे बुक्स है। लेकिन इस बुक्स को समझने के लिए आपको गुरु चाहिए, राइट। गुरु आपको समझाएगा, गुरु की क्वालिटीज भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, गुरु के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। और गुरु के भी नहीं, डिसाइपल के भी कुछ क्वालिटीज होते हैं कि उसने कैसे, जैसे स्टूडेंट और टीचर, राइट, किस तरह का होना चाहिए। ऐसा टीचर नहीं होता है वेद में जो स्मोकिंग करता है या ड्रिंकिंग करता है या बाकी कुछ वैसे, उसका लाइफस्टाइल बहुत प्योर होता है, बड़ा सत्वगुणी होता है या सत्वगुण के ऊपर भी होता है, ऐसे टीचर्स होते हैं बहुत सारे। तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आपको बुक्स भी चाहिए और उसके साथ में एक टीचर भी चाहिए। आप बेसिक चीज भी अगर लाइफ में करते हो, जैसे कोई जिम में जाता है बॉडी बनाने के लिए, वहां पे भी टीचर लगता है। किसी को क्रिकेट सीखना है, राइट, तो क्रिकेट में भी क्रिकेट कोच होता है, अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है तो। कोई पहली बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है तो उसको एक टीचर लगता है, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करता है वो, राइट। तो आपको हर फील्ड में, आपका कोई भी फील्ड है लाइफ का, आपको म्यूजिक के लिए भी टीचर लगता है, हर फील्ड में हमको एक टीचर की जरूरत होती है। ये तो वैदिक नॉलेज है, जो हमने कल बताया था अपौरुष है, ये सुपर ह्यूमन है, राइट। ये किसी ह्यूमन बींग्स ने नहीं लिखा हुआ है, ये बड़े सुपर पावरफुल ह्यूमन बींग्स है, राइट। और इसमें जो है सिर्फ नॉलेज, सिर्फ ये नहीं दिया हुआ है कि आपको पूजा पाठ कैसे करना है, कौन से मंत्र उच्चारण करना है, यस दैट इज देयर। कल भी हमने देखा था पर विद्या और अपर विद्या देखा था हमने, राइट। तो इस दुनिया में, इस लाइफ के जीने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज भी दिया हुआ है, राइट। अपने पैसे कैसे कमाने चाहिए, अपने एंजॉय कैसे करना चाहिए लाइफ, राइट, ये सारी चीजें दी हुई है। लॉज क्या होते हैं हमारे लाइफ में जीने के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, साइंस, काफी कुछ अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस स्लाइड पे किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आगे जाना चाहता हूँ जब तक आपको ये समझे नहीं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड। ये जितने भी शास्त्र और किताब वगैरह जो दिए हुए हैं, हम्म। तो क्या आज की तारीख में ये किताबें वैसे भी संस्कृत में रही होगी, पर वो हम्म उनका हिंदी में कोई बुक वर्जन अवेलेबल है इनमें की सभी बुक्स का, या मैक्सिमम बुक्स जो है, जैसे 4 वेदा है, तो क्या हम्म। उनका हिंदी में बुक्स अवेलेबल है? हिंदी में बुक्स बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इसमें से जो बुक्स है ना, वी हैव लॉस्ट देम, हम उनको खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज थे उनको पूरी तरह से जब मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, काफी डिस्ट्रक्शन किया हुआ, तो सारा चीज तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता, जैसे ब्रह्म संहिता है, राइट, मैं संहिता की बात करूंगा यहाँ पे, ये संहिता है, तो ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ एक ब्रह्म संहिता है। अब ये ब्रह्म संहिता पूरा अवेलेबल भी नहीं है, उसका सिर्फ एक चैप्टर अवेलेबल है, 5th चैप्टर, राइट। समाओ वो चैतन्य महाप्रभु को जब इंडिया गए उनको तब मिला था। तो कुछ चीजें ऐसी है जो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो पूरी तरह से अवेलेबल है, जैसे भगवत गीता हो गया, श्रीमद भागवत हो गया, ये जो 4 वेद है उसके भी कुछ कुछ पार्ट अवेलेबल है। 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ये भी पूरी तरह से आपको अवेलेबल है। आपको इसका हिंदी में भी वर्जन मिलेगा, ओरिजिनल संस्कृत वर्जन। हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए गीता प्रेस के लिए। गीता प्रेस ऐसा प्रेस है इंडिया का जिन्होंने ये जितने वैदिक शास्त्र है उनको इतने अच्छे से संभाल के रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी अगर आप कभी उत्तर प्रदेश जाते हो तो जरूर गोरखपुर में जाके गीता प्रेस को विजिट कीजिए। कितने अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। और सबसे अच्छी चीज है कि वहां पे आपसे वो किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं मांगेंगे, राइट। और उनके बुक्स भी बड़े बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने गीता प्रेस में दे रखी है। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज मैं अगर आपको बताऊंगा इंडिया में, अगर आपको संस्कृत या हिंदी का भी वर्जन चाहिए तो मोर और लेस आपको गीता प्रेस में मिलेगा। बाकी ये जो कमेंट्रीज जो बहुत सारे है ना, जैसे 4 वेद है इंग्लिश में है उसका, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है। एक स्कॉलर का नाम है मैक्स मूलर, राइट। आप उसके बारे में सर्च, ही वाज वन ऑफ द वेरी इंडिक स्कॉलर्स बोलते हैं उसको। तो जब वो इंडिया से जब वो ब्रिटिश वापस यूके में गए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो विलेजेस है या वहाँ पे जो लोग है इतने सुख है, इतने अच्छे से रहते हैं। तब वो ब्रिटिशर्स ने बोला अगर हमको इंडिया पे रूल करना है तो हमको इनका एजुकेशन सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। जब हम इनके एजुकेशन सिस्टम में घुसेंगे तब हम इनको इनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैक्स मुलर ने क्या किया, उन्होंने संस्कृत सीखा। और उन्होंने संस्कृत सिर्फ नॉर्मली नहीं सीखा, बहुत अच्छे से सीखा संस्कृत उन्होंने। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, जो काफी बड़ा माना जाता है, वहां पे भी जाओगे तो आपको जो 4 वेद का जो ट्रांसलेशन या कंपाइलेशन जो है वो मैक्स मुलर का मिलेगा, राइट। लेकिन आपको आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओगे, वाराणसी एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया में जहाँ पे वेद का पाठ काफी होता है आज भी। वाराणसी हो गया या फिर कुछ ऐसे होली प्लेसेस है जहाँ पे वैदिक शास्त्र का काफी पठन होता है। साउथ इंडिया में भी आपको कहीं जगह पे मिलेगा, लेकिन पूरा एक जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं उसको भूल गया था बताना कि इतने सारे शास्त्र है तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक ही बुक पढ़ने का टाइम है आपको लाइफ में, और जस्ट इमेजिन अगर आपको ऐसा बुक मिल जाए जिसमें सारे वेदों का शास्त्र है, सब कुछ एक निचोड़ के सार मिला हुआ है, राइट, वो है भगवत गीता। एक बुक काफी हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शंकराचार्य ने भी बोला हुआ है, आदि शंकराचार्य जो ओरिजिनल शंकराचार्य ने आए थे, उन्होंने बताया था कि सारे बुक में अगर कोई बुक श्रेष्ठ है तो भगवत गीता है। उसमें सब कुछ है, हर चीज का नॉलेज भगवान ने एकदम सारांश में, एसेंस में दिया हुआ है। तो मैं तो बाकी तो पता नहीं मुझे, लेकिन आपको सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपके लाइफ में, एक बार आप कम से कम भगवत गीता बहुत सिस्टमेटिकली पढ़िए किसी टीचर के अंडर में। आपको पता चलेगा कि वैदिक नॉलेज कितना ग्रेट है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसका ओरिजिनल क्या बेटा संस्कृत में? हाँ, ओरिजिनल लाइक यस, संस्कृत में मिलता है। संस्कृत में सारे ये बुक्स अवेलेबल है गीता प्रेस में। इसमें से ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे 75-80% बुक्स संस्कृत में। लेकिन आपको जो संस्कृत फर्स्ट लिखा था वो है क्या अभी तक? हाँ, उपनिषद है। देखो ये जो मैं बताया सबसे पहले जो श्रुति वाला जो पार्ट है ना वेद का, ये जो पार्ट है ये पहले सिर्फ बोला गया था। पहले लोग इतने पावरफुल थे, एक बार अगर सुनते थे तो उनको याद हो जाता था, पूरी तरह से याद रहता था, उनको बाद में रिपीट नहीं। तो ऐसे लोगों को पहले बोला जाता था श्रुतिधर। श्रुतिधर मतलब जो एक बार सुन ले उनको याद हो जाए, राइट, उस तरह से। तो वो पहले बोला गया था। लेकिन ये जो वेद है इसको कंपाइल राइटिंग फॉर्म में 5000 ईयर्स अगो किया गया। व्यासदेव जी ने किया था इसको 5000 ईयर्स अगो। और कोई क्वेश्चन है इसी के ऊपर या फिर हम आगे जाए? ओके, विल गो अहेड। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया की कुछ चीजें। अभी आप पूछोगे अगर इतना नॉलेज है तो अभी हमको देखने क्यों नहीं मिलता है, राइट। तो हमारे इंडिया में ना बहुत यूनिवर्सिटीज थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होके गए हमारे इंडिया में, राइट। अभी यूनिवर्सिटीज अगर आप पूछोगे तो यूजुअली लोगों को पता है कि नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है। नालंदा यूनिवर्सिटी किधर है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, आज भी जाओगे तो वहां पे आपको है। तक्षशिला अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में, एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ इंडिया ओनली ओरिजिनली। तो तक्षशिला वहां पे है। तक्षशिला के एक जो बहुत फेमस स्टूडेंट है, बहुत फेमस स्टूडेंट है, किसी को पता है कौन है वो?
नाम कोई बता सकता है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी। चाणक्य। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक बहुत फेमस स्टूडेंट है चाणक्य। चंद्रगुप्त एग्जैक्टली, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त चाणक्य इज फ्रॉम एक्चुअली स्टडीड इन तक्षशिला। एक्चुअली पाटलिपुत्र से हुआ उनका एजुकेशन। तक्षशिला में भी गए थे वो। बाकी मेरे पास में पूरा हिस्टोरिकली एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा डिटेल में। अभी मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ नालंदा तक्षशिला नहीं थे, हजारों यूनिवर्सिटी थे, दुनिया भर से लोग आते थे। देखो हम बोलते हैं इंडिया ना सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया तो एक तो सोना तो था ही, लेकिन उसके अलावा नॉलेज, ज्ञान की गंगा थी भारत में, राइट। इसलिए जितने भी लोग हैं, इन्वेजन अगर आप देखोगे, हिस्टोरिकली देखोगे तो हमारे ऊपर आक्रमण किए गए। भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो चोरी कौन करता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है, बराबर है ना, वही करेगा चोरी। लेकिन अगर जिसके पास सब कुछ है तो वो चोरी क्यों करेगा? तो इंडिया के पास सब कुछ था, उन्होंने कभी किसी के ऊपर इन्वेजन किया ही नहीं। दे हैड एवरीथिंग, उनके पास वेल्थ भी था, उनके पास नॉलेज भी था, उनके पास कल्चर भी था, उनके पास डिवोशन भी था, सब कुछ था। तो इसलिए इंडिया पे कहार अटैक हुआ है, इसीलिए हुआ है कि यहाँ से नॉलेज चुरा के लेके जाए या यहाँ से गोल्ड चुरा के लेके जाए। जैसे आपको पता होगा सोमनाथ टेम्पल जो है, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर कितनी बार अटैक हुआ? कितनी बार अटैक हुआ किसी को पता है? सोमनाथ टेम्पल पे ऑलमोस्ट 17 टाइम्स। तो वहां पे इतना सोना लेके एक बार में लेके ही नहीं जा सकते थे वो, राइट। तो इतनी बार अटैक किया, इतना पावरफुल हुआ। सोमनाथ टेम्पल आज भी है गुजरात में, आप जाओगे तो अभी यूनिवर्सिटीज है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वालभी, ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे वाराणसी आपको पता होगा, तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। कांचीपुरम इज वेरी क्लोज टू तिरुपति, राइट। तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज थे और इन यूनिवर्सिटीज में सारा वैदिक नॉलेज पढ़ाया जाता था, राइट। लेकिन बाद में क्या होगा, जब मुगल इन्वेजन हुआ उस वक्त हमारा काफी डिस्ट्रक्शन हुआ हमारे जो नॉलेज का। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो पूरा इंग्लिश में है, मैं इसको थोड़ा हिंदी में लिखा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ उसको सही से। तो ये जो विश्वविद्यालय है, जो सारे यूनिवर्सिटीज है, ये करीब करीब 12वीं सदी के आसपास में अंत हो गया इन लोगों का। अंत इसलिए हो गया क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय किया गया। अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज है लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है वो मिलेगा नहीं। जैसे 1193 ईस्वी में तुर्की का एक राजा था खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसने बड़ा आक्रमण किया था भारत पे, नालंदा में, विक्रमशिला में, ऐसे विश्वविद्यालयों में, और उसको ऑलमोस्ट पूरा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे जब इसको जलाया गया, राइट, वहां पे करीब करीब 9 मिलियन बुक्स थे, मोर देन 90 मिलियन बुक्स। 90 मिलियन बुक ऐसा नहीं कि जेरोक्स निकाला हुआ था, 90 मिलियन यूनिक बुक्स, अलग अलग टाइप का, उसका जेरोक्स वगैरह नहीं था तब वो। तो इतने सारे बुक जला गए और उसको जलने को करीब करीब 3 महीना लगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना नॉलेज था जो पूरी तरह से जल के खाक हो गया, पूरी तरह से, राइट। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट थे, पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट हुए। इसके अलावा यही नहीं किया उन्होंने, वहाँ पे बहुत सारे भिक्षुक पंडित थे, राइट, बुद्धिस्ट पंडित वहाँ पे बहुत सारे तब थे, उन लोगों को भी जिंदा जला दिया गया था एक्चुअली। क्योंकि क्या है, बाद में क्योंकि वो लोग नॉलेज उनको मेमोरी में भी रहता था उन लोगों के, राइट। तो अभी इस विश्वविद्यालय में जो नॉलेज का डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें बहुत सारा साइंटिफिक नॉलेज भी था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, ये बहुत सारी चीजें थी जो इसके अंदर नष्ट हो चुकी पूरी तरह से, राइट। तो इसीलिए बहुत सारा नॉलेज हमारे पास में भी हमको मिलता नहीं है सही तरीके से। अभी मैं आपको बताऊंगा वैदिक नॉलेज में मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी और मेटलर्जी और बहुत सारी चीजें, आर्किटेक्चर कैसे कैसे, उसके कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स? तो सबसे पहले जो मैथमेटिक्स है वो वेद में, या हमारे जो ऋषि मुनि, जो मैं बार बार बोलता हूँ ऋषि मुनि, मतलब ये नहीं है कि उनको बड़ा दाढ़ी है और वो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, वो साइंटिस्ट थे। और साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें लिखी गई है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बुक का नाम लिया है, आर्यभट्टिया ऑफ आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट है, राइट। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उन्होंने जीरो निकाला, फिर पाई का जो वैल्यू है 22/7 3.14728 जो हम बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वेद में दिया हुआ है, एल्जेब्रा दिया हुआ है, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, ऐसा बहुत सारा चीज है, फिबोनाची सीरीज। शायद हो सकता है आप कुछ लोग अभी इतना पढ़े नहीं होंगे आपके स्कूल में अभी तक, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे लगता है काफी लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप 12-13 ईयर्स के हो तो, राइट। ये सारा मैथमेटिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसलिए भी देखो वैदिक मैथमेटिक्स एक लोग काफी सीखते हैं, उसको वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं क्योंकि बड़ा फास्ट कैलकुलेशन होता है। उसी तरह से डेसिमल सिस्टम है जो हम बचपन से सीखे ना, यूनिट, 10, 100,
तो डेसिमल सिस्टम भी ओरिजिन वेद में ही दिया हुआ है उसका, राइट। उसके अलावा बाइनरी सिस्टम जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर है, राइट, बाइनरी सिस्टम के बारे में पिंगला नाम के जो एक वैदिक स्कॉलर थे उन्होंने एक बुक लिखा था चंद्र शस्त्र, राइट। उसमें उन्होंने बाइनरी नंबर्स के बारे में पूरी तरह से डिटेल में दिया था, राइट, 1 और 0 कैसे होता है, राइट। तो जो बिट्स बाइट्स जो हम बोलते हैं एक्चुअली उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं वेद में है। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, तो जो अर्थ का रोटेशन है उसका जो एग्जैक्ट पीरियड है ये हमारे एस्ट्रोनॉमी में ऑलरेडी पहले से ही बताया गया। इट वाज 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड, इतना प्रिसीजन था, राइट। अगर आप देखोगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, पंचांग, सबके घर में कहीं ना कहीं पंचांग होता है, या आपको कुछ अच्छा करना होता है तो पंचांग देखते हैं। पंचांग क्या है? एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी है। आपको पंचांग 5000 साल पुराने वाले भी मिलेंगे, और आपको पता भी होगा कि अगर आप आगे का फ्यूचर का पंचांग देखोगे तो अभी से आपको पता है कि आगे सोलर इक्लिप्स कब आने वाला है, सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, राइट। या आप हिस्टोरिकली भी अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब होके गए। तो बहुत सारा डिटेल ना दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमी में। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का या वैदिक नॉलेज का बेसिकली, राइट। हमारा जो ईयर होता है उसका भी टोटल दिया हुआ है कि 365 डेज होते हैं, उसमें कितनी बार जो है अर्थ एक रिवोल्यूशन करती है, राइट। देन फिर सोलर सिस्टम का जो पूरा मॉडल है दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वेद जो है ना वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं, उसमें कभी चेंज नहीं होता है। साइंस में जो होता है ना धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे मैंने कल भी बोला था, हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि साइंस गलत है, साइंस में काफी बहुत अच्छी चीजें है और बहुत अच्छी चीजें आने वाली भी है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि साइंस में जो होता है ना, जो बहुत सारा चीज अभी जो बोल रहे हैं शायद कल नहीं होगा वो, राइट। जैसे सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हमको बताया जाता है कि 9 प्लैनेट्स है, राइट। तो जब मैं छोटा था तो मुझे बताया गया कि हमारे पास में मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, प्लूटो तक है। फिर जब मैं 11th-12th में गया तो कुछ तो ऐसा साइंटिफिक रिसर्च हुआ, उन्होंने बोला प्लूटो है ही नहीं। और जब मैं इंजीनियरिंग खत्म हुआ मेरा तो मुझे पता चला साइंस है कि वो बोल रहे नहीं प्लूटो है। तो क्या होता है, ये रिलेटिव ट्रूथ है। क्योंकि वो रिलेटिव क्यों है? क्योंकि हम लोग जो नॉलेज गेन कर रहे हैं साइंस में भी हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस से गेन कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, बट पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ये बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे, राइट। तो किसी भी तरह से मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइंस को हम डीमीन नहीं करते, हम सारा टेक्नोलॉजी यूज भी करते हैं साइंस का, राइट। और हम ग्रेट हमको कृतज्ञ भी रहना चाहिए साइंस के प्रति, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं वो लोग उसके लिए, राइट। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए उसके चक्कर में कि हमारे वैदिक शास्त्र में कितना ज्ञान था, कितना विज्ञान था, राइट। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट इज प्रैक्टिस, इट इज साइंस, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना भी पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमारे वेद में दी हुई है, राइट। फिर मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, शायद यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी है जो जानेंगे कि वेद में दिया, जैसे आयुर्वेद तो है हमको सबको पता है, लेकिन डिटेल में कुछ चरक संहिता है जिसको बताया गया है कि एंशिएंट आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेद सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चरक मुनि का था। तो ये चरक संहिता लिखी गई, इसमें जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिजीजेज है उसके बारे में बताया गया था, और उसको क्योर कैसे करना है उसका भी सोल्यूशन दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर वेद में बताया, जो आयुर्वेद में बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और हमारा सोने का टाइम। आज भी अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको सबसे पहले यही बोलोगे कि आपका डाइट रेगुलेटेड होना चाहिए, आप टाइम पे सोना चाहिए। तो ये जो वेलनेस वाला जो चीज है ना पहले से, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ द आयुर्वेद एक्चुअली, राइट। तो इसके अलावा आयुर्वेद तो है, इसके अलावा उन्होंने डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी कैसा है, ये सारा चीज जो है उन्होंने चरक संहिता में लिखा हुआ है, राइट। उसके अलावा चरक मुनि ने पहले से बताया था कि हमारे बॉडी में करीब 360 बोन्स है, टोटल 360 बोन्स है, इंक्लूडिंग टिथ। किसी को 32, किसी को 33 अगर अकड़दाड़ है, या ऐसे टिथ मिला के टोटल उन्होंने बताया 360 बोन्स हमारे बॉडी में है। उनको पहले से ये उस चीज का नॉलेज था, राइट। उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जो हमारा हृदय है, जो हार्ट है, वो करीब 13 मेन चैनल से कनेक्टेड है, राइट। और जेनेटिक, जो जेनेटिक साइंस बोलते हैं, इसके बारे में भी चरक मुनि ने बताया था। फिर दूसरे जो ऋषि है सुश्रुत, ये तो इनको तो बोला जाता है कि इज द फादर ऑफ सर्जरी, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंडियन फिजिशियन। इनका पूरा बुक है सर्जरी के बारे में, आपको बताऊंगा उसका बुक का समरी अगले स्लाइड में। और इनको महाभारत में इनको बताया गया है कि विश्वामित्र मुनि के बेटे थे सुश्रुत, राइट। और इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला गया हुआ है।
क्योंकि इन्होंने काफी एक्यूरेट और डिटेल्ड अकाउंट दिया है सर्जरी का, और सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने किया था, राइट। और इसके अलावा पतंजलि ऋषि ने भी एक महाभाष्य बोल के बुक लिखा हुआ है, उन्होंने भी इसको क्रेडिट दिया हुआ है। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है वैदिक कल्चर में, जब आप किसी का कुछ नॉलेज यूज करते हो ना, आप उसको क्रेडिट देते हो हमेशा, राइट। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया और अपना नाम लगा के चिपका दिया, ऐसा कभी नहीं होता था। ये भी एक बहुत अच्छा कल्चर है जो हम वैदिक कल्चर से सीख सकते हैं, राइट। सुश्रुत संहिता के बारे में यहाँ पे मैंने ब्रीफ में दिया हुआ, उसमें कितने चैप्टर्स है, उसमें टोटल 184 चैप्टर्स है। कितने डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, करीब करीब 1120 डिजीज के बारे में, और मेडिसिन के बारे में बताया। 700 मेडिसिनल प्लांट है। आप लोगों ने सबने रामायण देखा होगा, राइट। तो रामायण में जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है तो वहां से एक ऋषि मुनि को लेके आते वो, राइट, लंका से हनुमान जी उठा के लेके आते, और फिर उनसे पूछते, वो बताते कि ऐसा ऐसा मेडिसिन है, और फिर हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेके आते, राइट। ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है जिससे बहुत सारी चीजें क्योर हो जाती है। आज भी अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक अगर हम मानते हैं आज की डेट में, तो वो टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक, राइट, शहद, इसका जो कॉम्बिनेशन है इतना प्योर माना जाता है, लेमन, राइट। तो इससे हमारा कितना इम्यूनिटी बढ़ जाता है। तो ये सारा वैदिक आयुर्वेद से आ रहा है, राइट, ये वैदिक शास्त्र है, और आज की डेट में इसको लोग मानते हैं। नाउ पीपल, बहुत सारे वेस्टर्नर्स है, वो ड्रिंक्स करना चाहते हैं, लेकिन कौन से ड्रिंक, वाइन वाला नहीं, दे वांट टू ड्रिंक हेल्दी ड्रिंक। तो हेल्दी ड्रिंक्स अपने वेद में या ऐसे बुक्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, राइट। फिर इसके बाद में उन्होंने अलग अलग मेडिसिन प्रिपेयर किए थे मिनरल से, सिर्फ प्लांट्स नहीं लेकिन मिनरल से। जैसे पूना में ना एक डॉक्टर है, मैं उनका नाम भूल गया, बहुत फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बड़े फेमस है वो। तो उनके पास अगर आप जाओगे तो आपको मेडिसिन ना सिल्वर, गोल्ड का मेडिसिन होता है उनका। तो आप मिनरल से भी मेडिसिन होते हैं, क्योंकि हर मिनरल्स का ना, जैसे हम बोलते हैं हमें आयरन की कमी होती है, तो आयरन कहाँ से मिलता है आपको, मिनरल से ही मिलता है, राइट। तो ऑफकोर्स हमको मेडिसिन भी जो जरूरी है डॉक्टर ने बोला वो लेना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। कैल्शियम है, जैसे आपको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, राइट, ऐसे बोलते हैं। तो ये मिनरल से भी बहुत अलग अलग मेडिसिन उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा एनिमल सोर्सेज से भी मेडिसिन बनाए थे, जहाँ पे जरूरी था तो एनिमल सोर्सेज से भी उन्होंने मेडिसिन बनाए हुए। उन्होंने करीब करीब 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए हैं। जो ह्यूमन सर्जरी है उसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, राइट। फिर 650 ड्रग ऑफ एनिमल, तो अलग अलग फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट, इसका जो ओरिजिन है एनिमल से, प्लांट से और मिनरल से, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है 650 ड्रग्स के बारे में। इसके अलावा हमारे बॉडी में फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके 12 टाइप के उन्होंने फ्रैक्चर्स बताए अलग अलग, किस चीज के लिए कैसे टाइप का फ्रैक्चर होता है। डिसलोकेशन जो होता है हमारा बोन का डिसलोकेशन, नी डिसलोकेशन, उसके बारे में बताया। एक्सीडेंटल इंजरीज में क्या क्या होना चाहिए वो सब बताया हुआ। तो ये सारा वेद में, ये संहिता में लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता में, राइट। चैट में कुछ आया है, जस्ट चेकिंग इट। जयेश भैया, हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो। अपन अभी लास्ट 2-3 स्लाइड्स लेंगे और उसके बाद में फिर एक क्वेश्चनरी सेशन रखते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ अभी ये तो मेडिसिन साइंस के बारे में बताया मैं। इसके अलावा एरोनॉटिकल साइंस जो है, एरोनॉटिकल साइंस भी है, यू नो अबाउट एरोप्लेन्स, राइट। कल शालिनी जी मुंदड़ा जी बता रहे थे हमको कि एरोप्लेन का जो टेक्नोलॉजी है, पुष्पक विमान, सब लोगों ने देखा है। तो पुष्पक विमान उस वक्त भी था, और वो कैसा था, जब भी वो चाहते थे आ जाता था, और जितने लोग बैठना चाहिए उतने बैठ भी सकते थे। तो सिर्फ अभी ये जो यंत्र सर्वस्व, जो ये एरोनॉटिकल साइंस है, इसका इंजीनियरिंग, ये महर्षि भारद्वाज ने बताया हुआ है, राइट। तो इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद वगैरह भी बताया हुआ, तो मैकेनिकल साइंस में इसका इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो इन्होंने 3 टाइप के फ्लाइंग मशीन बताए, राइट। पहला मशीन उन्होंने जो बताया, जो हम अर्थ के ऊपर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं, जो हम आज के इसमें जिसको एरोप्लेन बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने वाला भी बताया, मतलब जो हम सैटेलाइट बोलते थे, जो जाता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में, उसके बारे में भी बताया हुआ है। और इसके अलावा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भी जाने वाला है। यूनिवर्स मतलब क्या हो गया, एक मतलब एक यूनिवर्स में करीब, लेट्स से एज्यूम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देयर आर 9 प्लैनेट फॉर द सेक ऑफ एजम्पशन, तो ये एक यूनिवर्स हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है जहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स होंगे, जो कॉस्मोस बोलते हैं हम लोग। तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स जाने वाला भी जो है एरोप्लेन, उन्होंने इन्फॉर्म पहले बताया हुआ। और आज की डेट में भी उनके जो डिजाइन है, उसका डिजाइन होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ये अभी भी आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, एविएशन इंजीनियर्स, वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उसको।
इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। मैं तो यहाँ पे संस्कृत का श्लोक लेके आया, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अगस्त्य मुनि का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने 4000 BC उस जमाने में लिखा था अबाउट ड्राई इलेक्ट्रिक बैटरी ऑफ 1.138 वोल्ट्स एंड 23 मिली एम्पियर। इसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में बताया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि वाटर जो है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप कैसे अलग अलग कर सकते हो, उसका संस्कृत श्लोक है ये, राइट। फिर उसको कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे उन्होंने बताया था कि अर्दन पॉट लगेगा, कॉपर प्लेट लगेगा, कॉपर सल्फेट लगेगा, ऐसे अलग अलग जो केमिकल्स है वो लगेंगे। तो ये संस्कृत वाला श्लोक है और ये मैं इसका ट्रांसलेशन है यहाँ पे, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, जितना लोग समझ पाए उतना अच्छा है। एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे लिखा है उन्होंने, प्लेस अ वेल क्लीन्ड कॉपर प्लेट in an earthen vessel, cover it first by copper sulfate and then by moist sawdust. After that, put a mercury amalgamated zinc sheet on top of the sawdust to avoid polarization. ये देखो सारे साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक टर्म से है। The contact will produce an energy by the twin name of Mitra Varuna. Water will split by this current into Pranavayu. Pranavayu is oxygen and Udan Vayu, hydrogen. A chain of 100 such jars is given a very effective force. तो इलेक्ट्रिसिटी, ये एक श्लोक मैंने सिर्फ एक लिया है, ऐसे हजारों हजारों श्लोक दिए हुए हैं, इसके अंदर ये पूरा साइंस एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा अदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे पतंजलि महर्षि का है, सब कॉन्ट्रीब्यूशन तो सब जानते हैं। उन्होंने योग के बारे में बताया, योग कितना पावरफुल है आज की डेट में, इतना फेमस हो चुका है कुछ सालों में योग, राइट। तो उसमें कितना इम्यूनिटी हमारा बढ़ता है, कितनी हमको शक्ति मिलती है हर चीज के लिए, तो योग सूत्र बताया। इसके अलावा भी उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो है, महाभाष्य लिखा है उन्होंने अबाउट संस्कृत ग्रामर के बारे में लिखा हुआ है, राइट। और उन्होंने काफी मेडिसिन सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने कोई बुक लिखी हुई है, जिसको जैसे चरक संहिता मैंने बताया था, चरक संहिता जो लॉस हो चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ सीखा था, उनके ऋषि, उनके जो गुरुज थे, उनके टीचर्स थे, तो उन्होंने एक नया बुक उसके लिए कंपाइल किया। फिर चाणक्य पंडित तो अभी भी होके गए, वो भी बड़े वैदिक पर्सन थे, तो उनको माना जाता है कि राजनीति के सबसे बड़े तज्ञ अगर कोई है तो चाणक्य आज की डेट में। इकोनॉमिक्स के बारे में भी काफी डिटेल में बता हुआ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अब्रॉड में चाणक्य के इकोनॉमिक्स के ऊपर PhD करते हैं लोग, राइट। आज की डेट में ऑक्सफोर्ड में अगर आप जाओगे तो होता है। पाणिनि जो ऋषि है, ये इनको बोला जाता है इज द फादर ऑफ लैंग्वेजेस। उन्होंने संस्कृत ग्रामर के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ था। तो उन्होंने बताया था करीब देयर आर 3959 रूल्स ऑफ संस्कृत टोटल, राइट। उसमें सिंटैक्स और सिमेंटिक्स होता है, जो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का थोड़ा जानते हैं, उसमें हम ये काफी यूज करते हैं, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, राइट। तो ग्रामर में इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन, इतने रूल्स है, इतने सिंटैक्स और सिमेंटिक्स है, राइट। फिर एटॉमिक थ्योरी, ये काफी लोग पढ़ते हैं, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये एटॉमिक मॉडल भी हमको कश्यप या कन्नड़ ऋषि ने दिया हुआ है ऑलरेडी। तो उन्होंने ये काफी सेंचुरीज पहले दिया है, राइट। अणु मतलब क्या होता है, एटम, अणु बॉम्ब बोलते हैं ना हम लोग, एटम बॉम्ब। तो अणु शब्द हमको मिलता है वेद में ही मिलता है, राइट। तो उन्होंने इसको पूरा स्टडी किया था और एटम्स के बारे में पूरा दिया था, और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था काफी साल पहले। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि एटम्स को अगर आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि लास्ट में अगर आप देखोगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसके बारे में पूरा उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था एटॉमिक थ्योरी का। फिर अभी मेटलर्जी इन एंशिएंट टाइम्स, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया। कुतुब मीनार के सामने एक ना बड़ा पोल है, एक बहुत बड़ा एक टावर बोल सकते हैं या पिलर बोल सकते हैं, वो रस्ट प्रूफ है। इतना बारिश और इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि इसको बनाया कहाँ से, इतना मेटलर्जी का साइंस कहाँ से आया था हमारे पास में। इसके अलावा कोल्लूर, ये बेंगलोर के पास में एक जगह है, वहाँ पे एक पिलर है, और वहाँ पे तो इतना बारिश होता है, ऑलमोस्ट 700 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है 6 से 8 महीने। और ये पिलर माना जाता है कि 24 ईयर्स ओल्ड है। और ये पिलर ऐसा नहीं है कि किसी ऋषि मुनि ने बनाया है, वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, वो ट्राइबल लोगों के पास में भी इतना अच्छा नॉलेज था। और अभी तक साइंस इज स्टिल अंडरस्टैंडिंग कि क्या यूज किया होगा उन लोगों ने टेक्नोलॉजी। और इसका वजन ऐसा नहीं कि छोटा छोटा वजन है, जो कोल्लूर पिलर है उसका वजन ऑलमोस्ट 500 kgs है, और ये जो कुतुब मीनार के सामने है उसका वजन ऑलमोस्ट 6 टन है, राइट। तो ये कहाँ से आया टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप देखोगे आर्किटेक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो टेम्पल्स है इंडिया में, इतने अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने हुए हैं। कोणार्क टेम्पल, इट्स ब्यूटीफुल, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है। अजंता एलोरा केव जो औरंगाबाद के पास में है, इतना अच्छा आर्किटेक्चर उस जमाने में था। आज की डेट में अगर
सेम टू सेम कॉपी भी करने बोलेंगे तो नहीं कर पाएंगे ये लोग, राइट? या ये और इंडिया में ही नहीं है, बहुत जगह पे है। अगर आप कंबोडिया कभी गए हो या कभी जाना चाहोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया में है, अंकोर वाट टेम्पल। उस टेम्पल को देखने के लिए आपको करीब करीब दो तीन दिन अच्छे से लगेंगे आपको, राइट? फिर हम्पी में जाओगे आप कर्नाटक में, तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर है, राइट? इसके अलावा जिंक जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस सिर्फ इंडिया को पता था, राइट? ऑलमोस्ट टिल 4000 ईयर्स अगो, राइट? उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट? 997 डिग्री पे वो एक्चुअली आप जिंक और से जिंक निकाल सकते हो। लेकिन अगर 1000 हो गया मतलब सिर्फ 3 डिग्री का आपको डिफरेंस होता है, तो उसको कैसे निकालना है ये साइंस सिर्फ इंडिया के पास में था। और अपना जो जवर बोल के एक जगह है राजस्थान में, उसको आज भी माना जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंशिएंट प्लेस फॉर जिंक, रिमूविंग द जिंक फ्रॉम द जिंक कोर। अभी ये जो प्रोसेस था डिस्टिलेशन का, इसको इंडिया में कोई चाइनीज आया था, उसने चुरा लिया, और फिर बाद में वो चाइनीज से किसी ब्रिटेन ने ब्रिटिशर्स ने चुरा, उसका नाम विलियम चैंपियन था। 1543 में उसने बताया। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, ये जो लोग थे इन्होंने इतना उसका कभी क्रेडिट नहीं लेने की कोशिश की, इन्होंने सिर्फ नॉलेज दिया बिना किसी क्रेडिट के। लेकिन लोगों ने इंडिया से नॉलेज चुराया और हमको बताया कि देखो हम इंडिया में कुछ भी नहीं था, इंडिया एकदम पिछड़े जाति के लोग थे, वो स्टोन एज मैन वगैरह ये सारा चीज हमको बताया जाता था, आप सही से नहीं रहते। लेकिन अगर हमारा देखोगे आप तो बहुत रिच हेरिटेज है हम लोगों का, राइट? तो मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा क्योंकि इसके बाद जो एक नया टॉपिक शुरू होगा विच इज कंट्रोवर्सी सराउंडिंग वेदास। तो आज शायद उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। आज हमने सिर्फ देखा है यहाँ पे कि वैदिक कल्चर कितना प्रोमिनेंट था और उसमें कितना साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज था। बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई नहीं यहाँ पे, जैसे वेपन्स, यू नो वेपन्स किस किस टाइप के वेपन थे। आज की डेट में हमको सिर्फ फायर वेपन्स पता है, राइट? लेकिन पहले जमाने में वाटर वेपन भी थे, राइट? अपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि ब्रह्मास्त्र वगैरह किस तरह से होता है, या पशुपति अस्त्र कैसे होता है, नारायण कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे वेपन्स का भी नॉलेज दिया हुआ था। तो मैंने कुछ तो थोड़ा सा आपको बताया है, और ये इसलिए बताया कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे वेद मतलब सिर्फ मंत्र 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 नहीं है। ऑफकोर्स मंत्र है वो, लेकिन वो मंत्र का बहुत बढ़िया मीनिंग भी है, राइट? तो आई विल स्टॉप फॉर नाउ एंड वी कैन टेक क्वेश्चन। श्योरली। जिसे भी कोई क्वेश्चन हो वो कह सकता है या चैट में डाल सकता है इस पर। एक क्वेश्चन है, would love to know the list of universities where one can live. आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे सही से, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Okay. Is it audible now? Yeah, it's much better. Okay. Would love to know the list of university where authentic Vedic knowledge can be learned now. Okay, fine. I'll send you that list. I'll send it to you. मैं मैसेज पे भेज दूंगा। एक जैसे मैं बताया वसी बड़ा फेमस प्लेस है जहाँ पे वैदिक नॉलेज बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट? दैट इज समथिंग। वाराणसी बनारस। Okay. या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट? I have a question. या If we plan कि ये सब सुनने के बाद I feel like कि मुझे कुछ पढ़ना है, so where should I start from or what should I read? Because everything seems to be, you know, बहुत ज़्यादा deep में बहुत कुछ available है, but common man के हिसाब से मुझे कहाँ start करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा सबसे पहला जो है ना, ये देखो ये सारा नॉलेज पार्ट है। ये जो भी आज मैंने आपको बताया मोस्टली मैंने आपको नॉलेज ऑफ इस वर्ल्ड में क्या क्या यूज होता है उसके बारे में बताया। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। आपका जो फील्ड है, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर इनटू आर्किटेक्ट, राइट? राइट। तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो कि क्योंकि आपका ऑलरेडी फील्ड है वो, राइट? उसमें आपको शौक भी है, तो आप क्या कर सकते हो जो इंडिया के अलग अलग टेम्पल्स है, यू नो, आप कभी वहां पे जाके कुछ सर्वे कर सकते हो, वहां का स्टडी कर सकते हो और उसके बारे में आर्टिकल्स लिख सकते हो। और वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं, आपको बहुत सारा चीज इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, तो ऐसा कुछ ब्लॉग बना सकते हो आप, इसके ऊपर वीडियो बना सकते हो और लोगों को शेयर भी कर सकते हो। तो वैदिक नॉलेज जो है यूजुअली आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते हो, आप दूसरों को भी देना चाहते हो हमेशा। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज। यूजुअली इस वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर स्कूल में होता है, अगर कोई सब लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा, राइट? उसमें एक होता है वो चतुर, राइट? वो किसी को अपना नॉलेज देना नहीं चाहता, राइट? वो बहुत ज्यादा सेल्फिश मेंटेलिटी वाला है। तो वैदिक नॉलेज ऐसा नहीं होता, वैदिक नॉलेज बांटना चाहते हैं हमेशा, राइट? दे वांट टू शेयर इट। तो जब आप पढ़ोगे आर्किटेक्ट से लेके, क्योंकि आपका फील्ड है, ये आपके पर्सनल प्रोफेशन के लिए हो गया,
इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी आप कहीं ना कहीं, मतलब आप ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हो तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, लेकिन ये जो बुक है भगवत गीता, मैं बार बार एम्फोसाइज करूंगा, हमारे समाज में ना काफी बार भागवत कथा होता है, बहुत अच्छा है, अटेंड करना चाहिए। उसमें बहुत सारे स्टोरीज है जिसको सुन के हमको भगवान के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है एक्चुअली। भगवान के स्टोरीज तो पता है, लेकिन एक्चुअली भगवान है कौन, ये भी तो जानना जरूरी है, उनके एनर्जीज क्या क्या है, तो ये आपको भगवत गीता में मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा भगवत गीता आप बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और इफ इट्स द विल ऑफ द लॉर्ड हम लोग शायद सेशंस लेंगे भगवत गीता के, बहुत शॉर्ट में हर चैप्टर में क्या क्या है, तो आपको एक आइडिया आएगा। बेसिकली मैं आपको सिर्फ जो सेशंस लेंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। और वैदिक नॉलेज हमेशा ऐसा ही रहा है कि आप स्टूडेंट को क्यूरियस बनाओ नॉलेज के लिए, और जब वो स्टूडेंट क्यूरियस हो जाता है वो खुद से पढ़ना चाहेगा और नॉलेज लेना चाहेगा। और उसका एक जो साइंस है जो शायद बहुत मुश्किल है समझना, ये बड़ा सटल साइंस है। जब आप वैदिक नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं से भगवान आपका ऐसा अरेंजमेंट कर देता है आपकी लाइफ में कि यू लैंड अप, आप कोई ऐसे लोगों से मिल जाते हो जो आपको सही से देगा। तो सीक एंड यू शैल फाइंड, ये बड़ा फेमस प्रोवर्ब है, तो ये वैदिक नॉलेज के लिए तो बड़ा फल है। जय जी, एक क्वेश्चन था मुझे भी जी। one of the major things is it is too much of information and from the people, from the net and all this thing, but with the data अगर इसमें जो authentic रहता है कि बस what is the thing where we should, जैसे किसी ने पूछा था अभी where to start, which book to read, because it needs to be authentic, otherwise there are a lot of people मिर्ची मसाला लगा के सबने अपना, that is what it is, a framework lot of people say, so everyone has converted framework according to his wish, right? मैंने I remember मेरा बॉस था यूएस में, देसी था, तो यूज्ड टू से कि मुझे गलत भी हो रहा है तो बोलता है कि साम दान दंड भेद लिखा ही हमारे इसमें लिखी है, so if I am doing something to achieve, it's fine, so everyone look at it according to his need, perspective, according to his perspective. So where is the right authentic source to start? Those small readings or something like that might be आदि करना में पढ़ना है मुझे, तो मुझे एक ऑथेंटिक चीज, ऐसा नहीं कि मैं ढूंढते बैठूं, मैं आधी 1 घंटा ढूंढते रहूंगा मुझे मिलेगा कुछ नहीं। आई डोंट चलो भाई ये बुक है, ये वेबसाइट है, ये ब्लॉग है, ये 15 मिनट में रोज पढूं, तो दैट इज वो मुश्किल है मिलना है, तो उसके ऊपर कुछ है आपको आइडिया? हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा। तो ये बड़ा आपने सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इंडिया ऐसा फ्री है या वर्ल्ड में ऐसा है कि आप इंडिया में 3 चीज के बारे में किसी को भी पूछो और सब बड़े पंडित है। पहला, क्रिकेट के बारे में पूछो, सब आपको नॉलेज देंगे। पॉलिटिक्स के बारे में पूछो, आपको सब नॉलेज देंगे। और आप उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछो, सब लोग अपना अपना मत देंगे। राइट, थोड़ा नॉइज आ रहा है, कैन समबडी म्यूट? या थैंक यू। तो सब अपना अपना मत देते हैं उसके अंदर। राइट, तो ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से पता चलेगा हमको। ऑथेंटिक सोर्स है तो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसको 4 संप्रदाय बताए हुए हैं। राइट, देयर आर 4 ऑथराइज्ड कॉलेजेस। जैसे इंजीनियरिंग अगर कोई करता है कोई कॉलेज से, तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो। राइट, अगर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, भले ही कितना अच्छा नॉलेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पुणे में कॉलेज था, मैं जब इंजीनियरिंग करता था, IIPM, उसका बड़ा ऐड आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत ऐड आता था। शायद मेरे जो जनरेशन वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा, डेयर टू थिंक बियॉन्ड आई एम, ऐसा बड़ा उसका ऐड होता था IIPM का। और बाद में पता चला वो कॉलेज ही फ्रॉड निकल गया। राइट, तो ऐसे कॉलेज में किसी को एजुकेशन नहीं लेना। सॉरी, अरविंद चौधरी या समथिंग का या अरिंदम चौधरी। हाँ, तो ये जो ऐसे यूनिवर्सिटीज में किसी को नहीं जाना, कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लो। तो ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज में जाना जरूरी है। तो ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज कौन से है? जो बेसिकली वो जो परंपरा में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। वैदिक कल्चर आप हमेशा परंपरा में सीखते हो, ये नॉलेज आपको, और वो परंपरा का फाइनल मेन सोर्स क्या होना चाहिए? भगवान होना चाहिए मेन सोर्स। राइट, तो 4 संप्रदाय दिए हुए हमारे वैदिक कल्चर में। एक है श्री संप्रदाय। राइट, मोस्ट ऑफ द माहेश्वरीज एक्चुअली वी बिलोंग टू श्री संप्रदाय, मोस्ट ऑफ अस, या अनलेस हम लोग किसी और स्पिरिचुअल पाथ में लग गए। फिर होता है श्री संप्रदाय। क्यों श्री संप्रदाय? लॉर्ड ने, भगवान ने, विष्णु ने 4 लोगों को ये नॉलेज दिया था। राइट, ब्रह्मा जी को दिया था, फिर उन्हें लक्ष्मी देवी को दिया था,
लॉर्ड शिवा को दिया था, और 4 कुमार थे, ब्रह्मा जी के 4 सन्स, सनक, सनातन, सनंदन, तो इनको नॉलेज दिया था। तो ये 4 लोगों से फिर उनके अलग अलग डिसेपल्स होते गए, राइट। तो जैसे तिरुपति जो टेम्पल है, तिरुपति टेम्पल का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिहाइंड दैट इज टू एस्टैब्लिश वहां का जो पूजा पाठ, रामानुजाचार्य है, राइट। वहां पे अगर आप तिरुपति टेम्पल में जैसे आप बाहर निकलते हो दर्शन लेके, तो ध्यान से देखना है, वहां पे यूजुअली हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते, वहां पे एक राजा और एक उसकी जो रानी है उसका फोटो भी है, उनका मूर्ति रखा हुआ है, और रामानुजाचार्य का भी मूर्ति है वहां पे। तो रामानुजाचार्य बिलोंग टू श्री संप्रदाय। उसी तरह से आप साउथ इंडिया में जाओगे, उडुपी में जाओगे, उडुपी कृष्णा टेम्पल, वो मध्वाचार्य से आ रहा है, वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है। उसी तरह आप अगर गुजरात वगैरह साइड में जाओगे तो आपको देखेगा लोग एक अलग तरह से भगवान को, श्रीनाथ जी टेम्पल में जाओगे तो भगवान लड्डू गोपाल बोल के, तो वो एक अलग वल्लभाचार्य से संप्रदाय है। 4 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इस परंपरा में अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, वो ऑथेंटिक नॉलेज है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये भी बोलना चाहूंगा और एक चीज यहाँ पे, कि हमारे इंडिया में अभी काफी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। दे में समवेयर उनका कहीं ना कहीं रूट्स कनेक्टेड है, हो सकता है उनको पता नहीं होगा, और वो कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, राइट, लोगों को। तो जो भी स्पिरिचुअल पाथ आपको आपके माइंड के साथ, आपके हार्ट के साथ रेजोनेट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करो कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। ब्लाइंड फॉलोइंग कभी नहीं करना है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार मैं इस्कॉन में गया था, मैंने इस्कॉन को ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया मेरे लाइफ में। मुझे कम से कम 1-1.5 महीना मैंने इतने सवाल पूछे, जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये लोग सच में, और ये भी पता चला कि ये लोग यहाँ पे किसी सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं है, उनको मुझसे कुछ लेना नहीं है। जब आपको ये पता होता है कि आपका जो टीचर है वो सेल्फलेसली आपको नॉलेज देना चाहता है, तो आपको विश्वास बढ़ जाता है, राइट। और उसको नॉलेज सिर्फ सेल्फिशनेस मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ऑलवेज, बट इवन इन टर्म्स ऑफ कुछ दूसरा बेनिफिट तो नहीं निकाल रहा है उससे। तो जहां पे भी आपको नॉलेज अच्छे से ऑथेंटिकली फ्री में मिल रहा है, वहां पे वो आपको चेक करना है कि वो एक संप्रदाय में आता है क्या। अगर उस संप्रदाय में आता है तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। और बाद में आई मेक वन मोर पॉइंट वंस अगेन हियर, इतना सारा नॉलेज एसिमुलेट करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, राइट। तो अपने इसमें से कोई एक फील्ड है, जैसे कोई बनना चाहता है तो ही कैन एक्चुअली स्टडी चरक संहिता, राइट। किसी को अगर एविएशन में इंटरेस्टेड है तो जो भरद्वाज मुनि की ने जो वो पढ़ सकते हो, ये अपर विद्या हो गई। लेकिन इसके अलावा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही बुक पढ़िए आप, मैं बता रहा हूँ। उस बुक में भगवान खुद कृष्ण बोलते हैं कि इसमें जो नॉलेज है सब पूरा नॉलेज है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट बुक एक्चुअली। और भगवान यही बोलते हैं कि इट इज कमिंग फ्रॉम मी ओनली। तो भगवत गीता वाला जो बुक है वो हमको लाइफ में कभी नहीं छोड़ना है। एवरी मोमेंट वी शुड बी एक्चुअली रीडिंग गीता इन सम वे और अदर वे, राइट। एक श्लोक पढ़ो आप गीता का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 700 श्लोक है, राइट। तो अगर आप 2 श्लोक भी पढ़ोगे तो साल में एक बार गीता खत्म हो जाएगा, राइट। और अभी तक हमारा एज देखोगे, हम ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस एवरेज एज निकालेंगे, जो ऑडियंस है यहाँ पे, तो एवरेज एज करीब 20-22 साल हो जाएगा सबका अगर मिलाओगे तो। अगर हम जिंदगी में जब से हम थोड़ा सीखे हैं, जैसे वी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम 15, तो कम से कम अभी तक हमने 5 बार, अगर सिर्फ 2 श्लोक पढ़ते गीता के तो हम 5 बार गीता पढ़ लिए होते, लेकिन हम पढ़ते नहीं। तो छोटा छोटा चीज, ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने बुक ले लिया उसको लेके आप पूरा खत्म करने के लिए बैठो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। Question is it possible to inculcate Vedic knowledge in the schools to make better India? या वेरी मच रिक्वायर्ड, इतना जरूरी है। अच्छा हुआ किसी ने क्वेश्चन पूछा। ये सारा जो दूसरा चीजें हमारे पास एजुकेशन हमको मिला क्यों नहीं, इसके लिए भी बड़ा, इसके पीछे भी बड़ा पॉलिटिक्स है। उन लोगों का आइडियोलॉजी था कुछ जो हमको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर हमको पता चल जाएगा हमारे पास इतना अच्छा है तो हमको कभी मिलता नहीं था। फॉर्चुनेटली अभी का जो गवर्नमेंट है, दे आर मोर प्रो फॉर ऑल दिस थिंग्स, ये सब करना चाहते हैं वो। बहुत सारा अपोजिशन होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे स्कूल में हमारे बच्चों को डालें जहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में कुछ वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है, राइट। जैसे मैं एक स्कूल में सीखा था, इट वाज सेंट मैरी स्कूल, राइट। तो उसमें हमको मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था, मुझे आज भी उसके लेसन इतने अच्छे से याद है। मॉरल स्टोरीज हमको पढ़ाई जाती थी, वैल्यू एजुकेशन था वो। ऑफ कोर्स इट वाज बेस्ड ऑन सम अदर होली बुक्स, बट स्टिल उसके जो लेसन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप ऐसे स्कूल में डालिए अपने बच्चों को। हो सकता है कि वो बहुत हाई फाई नहीं हो, आपको यूजुअली क्या होता है ना, ये मतलब सॉरी मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ इस पॉइंट से, लेकिन हम लोग बच्चों को ऐसे स्कूल में डालना चाहते हैं जो बहुत फेमस है,
इसके अंदर जाने से प्रेस्टीज बढ़ जाएगा सोसाइटी में, या करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्कूल में वेदर वैल्यू एजुकेशन इज इम्पोर्टेड और नॉट, इम्पार्टेड और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे पूछोगे बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन अगर कौन सा देना है बच्चों को या हमारे पेरेंट्स को, वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर कोई स्कूल में नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे गुरुकुल्स है, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है। मैं इस्कॉन टेम्पल की बात कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ पे एसोसिएट हूँ, तो हम लोगों का रेगुलरली वीकली एक बार वैल्यू एजुकेशन होता है बच्चों के लिए। अलग अलग सेंटर्स है जहाँ पे हम लोगों को वैल्यू एजुकेशन देते हैं बेस्ड ऑन भगवत गीता, आप वो कर सकते हो। या फिर अलग अलग संस्कार शिविर होते हैं, जैसे मेरे हिसाब से गीता परिवार का बहुत अच्छा संस्कार शिविर होता है, वो भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कभी भी, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट 3 थिंग्स, उसमें एजुकेशन भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए और डिवोशन भी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग, ये अच्छी चीज है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृत इतना अच्छा पढ़े, इतना अच्छा उच्चारण करे, संस्कृत के उनको सारे श्लोक याद हो जाए, और हम उसके लिए प्राउड भी होना चाहिए, लेकिन हम वहां तक नहीं रुकना चाहिए। उस संस्कृत का मीनिंग भी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे संस्कृत का श्लोक याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं आपको पूछता हूँ ये क्वेश्चन, या उसका मीनिंग ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको? ऑफकोर्स मीनिंग, राइट? मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट द संस्कृत। संस्कृत का उसका वैल्यू है, उसका इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन ये मीनिंग भी हमको अप्लाई करना जरूरी है उस चीज के लिए। तो डेफिनेटली वैदिक कल्चर हैज टू बी इंक्लूडेड, और धीरे धीरे होने वाला है। जहां तक जो भी मैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज से है, RSS इज वर्किंग वेरी हार्ड दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन सम वे इन द कल्चर। Okay. Any other question? Which course is Vedic? Okay. Is there any school in Pune? Some people are asking for some schools where Vedic courses is being taught. या तो मतलब देखो, दो चीज होती है, एक होता है गुरुकुल, तो गुरुकुल भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। गुरुकुल में आपको पूरा वैदिक एजुकेशन मिलेगा। कुछ स्कूल ऐसी है जो वैदिक ज्ञान भी देती है और आपका CBSE भी पढ़ाती है। तो फॉर एग्जांपल इस्कॉन का एक स्कूल है, आई एम सॉरी, ऐसा प्लीज डोंट फील आई एम ट्राइंग टू प्रमोट इस्कॉन हियर, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि मैं एसोसिएट हूँ, मुझे काफी वहां पे पता है। भक्ति वेदांता मॉडल स्कूल है, जिसमें मॉर्निंग में प्रेयर्स होते हैं, जो आप पढ़ते हो संस्कृत के प्रेयर्स, उसका मीनिंग बताया जाता है। आप टेम्पल में जाके रोज दर्शन भी लेते हैं, बच्चे नर्सरी से लेके बड़े बच्चे जाते हैं, दर्शन भी लेते हैं, और उनको स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ में CBS पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, राइट? तो भक्ति वेदांता मॉडल स्कूल है, ये एक स्कूल है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कूल्स है। रविशंकर जी का भी एक स्कूल है, मेरे हिसाब से आर्ट ऑफ लिविंग इज अ वेरी गुड स्कूल, दे आल्सो इम्पार्ट सम वैल्यू एजुकेशन। और हर जगह धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्कूल्स आ रहे हैं। तो हमारे फिजिबिलिटी के हिसाब से, हमारा जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमको ये देखना है, और फिर बच्चों को हम उसके हिसाब से भेज सकते हैं वहां पर। Surely. Thank you, Jayesh जी। अभी कोई और नया क्वेश्चन नहीं है, so we can stop here. या We will be continuing tomorrow at 7:30 again. या 7:30 या तो कल मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग संस्कृत के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्टिंग में 15 मिनट्स लूंगा, फिर जो मेरे टीचर है वो आके आपको संस्कृत के बारे में बड़ा अच्छा चीज बताएंगे। यू नो, अलग अलग श्लोक लेके उसमें कितना ब्यूटीफुल है संस्कृत लैंग्वेज। तो प्लीज डू कम फॉर टुमारो सेशन। Okay. And Thank please you. be punctual. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Comes at 7:30 and we can start at 7:30. Be या please 7:30 रखेंगे हम लोग, तो अच्छा रहेगा। Yes. Yes. Thank you. Thank you, Jayesh ji. Thank you, Jay ji. Thank you, everyone. थैंक यू, वेलकम। Thank you.